सांस लेने लायक हवा नहीं बची। भारत अकेला देश है दुनिया में जिसमें अब लोगों की ऊंचाई जो है वो बढ़ नहीं रही है, घट रही है। औसत भारतीय लोगों की हाइट कम हो रही है। मिलावट का खाना, मिलावट का दूध दही, मिलावट की दवा, नकली दवा और पर्यावरण में ये हालत। जंगल बनने में तो सेंचुरीज लगती है, जंगल काटने में कुछ मिनट लगते हैं। कि दिल्ली में रहने वाला औसत आदमी अपनी जिंदगी के 8.2 साल सिर्फ इस जहरीली हवा की वजह से गंवा रहा है। तो यूज्ड टू है दिल्ली के लोग तो इस चीजों के लिए। हसदेव के जंगल अडानी को दे दिया गया और हम इन आदिवासियों को वहां से बेदखल करते हैं, गोली चलाते हैं, उन पर पुलिस लगाते हैं और भगाते हैं उन्हें जानवरों की तरह, जैसे जानवर खाली कराए जाते हैं। लेकिन उनकी कौन सुनने वाला है? देव को बचाना है, हम सब ने ये ठाना है, तभी सांस ले पाओगे। सिर्फ हसदेव का ही मामला नहीं है, जैसे ग्रेट निकोबार, इसमें भी अडानी साहब का नाम है। Forests are being chopped up so that one businessman, Mr. Adani, can fulfill his fantasy. आप ऐसा नहीं कर सकते कि विकास करते जाएं और एक और विनाश होता चला जाए। नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, राउंड टेबल स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हमने एक अलग विषय लिया है। एक दुर्भाग्यपूर्ण खबर आई है, वो ये है कि जो पर्यावरण का अध्ययन करने वाली 2 अमेरिकी यूनिवर्सिटियों की एक रेटिंग होती है, इसमें 177 देशों के बारे में वो आकलन करते हैं। 177 देशों में भारत का स्थान 176वां है, यानी नीचे से दूसरा। हमसे नीचे एक देश लाओस नाम का देश है, पड़ोस में वियतनाम के नीचे, बहुत गरीब देश है, बहुत कठिनाइयों में है। हमसे नीचे सिर्फ वो है। तो हम इतनी खराब स्थिति में क्यों हैं? 2022 में हम सबसे नीचे थे। अब ये जो है, ये आंकड़ा कहीं हमारे किसी विपक्षी दल के नेता का लगाया हुआ आरोप नहीं है, ये किसी आरटीआई करने वाले की बयानबाजी नहीं है। ये अध्ययन है येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी का, और 177 देशों के बारे में है, भारत के बारे में नहीं है। 177 देश है जिसमें भारत भी शामिल है। हमारे यहाँ की एक परंपरा रहती है कि इस तरह के जो भी अध्ययन दुनिया में आते हैं, हमारे यहाँ उसको खारिज कर दिया जाता। क्यों? क्योंकि हम खुद तो कोई अध्ययन करते नहीं है। दुनिया में कहीं से कोई अध्ययन होगा जो हमारे विरुद्ध जा रहा होगा, जो हमें बता रहा होगा कि हमारे में ये कमी है, जिसका हम ध्यान रखें और उसको दुरुस्त कर सकें। लेकिन हम उसको करने की जगह उसको खारिज करने वाली लाइन लेते हैं। ये हमने पिछले 12-13 सालों में देखा है। हर चीज़ में, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, नॉर्मल फ्रीडम इंडेक्स में, डेमोक्रेटिक इंडेक्स में, सब जगह से हमारा जो हाल होता जा रहा है, हमारे यहाँ उसका एक ही जवाब है। हर चीज़ में सरकार उसको हम इसको नहीं मानते टाइप रखती है या षड्यंत्र बता देगी। और ये किसी, जैसा मैंने कहा, एक देश के बारे में तो है नहीं, तो हमारे लिए क्यों कोई अकेला षड्यंत्र कर रहा होगा? लेकिन चलता है। बहुत सारा झूठ बोला जाता है कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं तो दुनिया हमसे बहुत जल रही है। तो तरक्की के आंकड़े कई बार कई कार्यक्रमों में मैं दोहरा चुका हूँ, इसलिए फिर यहाँ नहीं दोहराऊंगा। देखिए, इन सब चीज़ों का हमारी हेल्थ पे जो असर पड़ता है, उसकी जो कीमत है 1700 करोड़ रुपए के आसपास हमें सालाना इसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य वगैरह में जो खर्चे बढ़ते हैं, वो हमें कीमत चुकानी पड़ती है। हम अकेली आबादी हैं दुनिया की जिसमें हमारे देश में औसत ऊंचाई बढ़ने की दर घट रही है। यानी दुनिया भर में स्वास्थ्य संबंधी विकास की वजह से मनुष्यों की ऊंचाई जो है, औसत ऊंचाई, उसमें थोड़ी न थोड़ी वृद्धि हो रही है। भारत अकेला देश है दुनिया में जिसमें अब लोगों की ऊंचाई जो है वो बढ़ नहीं रही है, घट रही है। ये इन्हीं सब कारकों से है। जब स्वास्थ्य में इस तरह के कारक जुड़ जाते हैं, मिलावट का खाना, मिलावट का दूध दही, मिलावट की दवा, नकली दवा और पर्यावरण में ये हालत, ये सब मिलजुल के हमारे औसत स्वास्थ्य को इतना प्रभावित कर रही हैं कि हमारे ये सब आंकड़े खतरनाक स्तर पर पहुंच रहे हैं। कहने को ये होगा कि हर बात में आपको वर्तमान सरकार में कुछ कमियां नजर आ जाती हैं, लेकिन तथ्य ऐसे हैं कि हम उन्हें करें भी तो क्या करें। हमारा ये कहना नहीं है कि इसके पहले की सरकारों ने कोई बहुत जादू कर दिया था, लेकिन ये सच है कि इस दौर में हमने 2014 के बाद हमने ऐसे बहुत सारे फैसले लिए हैं जो आप कह सकते हैं कि प्रतिगामी हैं। हमने कोयले की खदानों के लिए, इसमें एक सबसे बड़े प्रदूषण का एक क्षेत्र कोयला है, उस पर मैं अभी विस्तारित आपको बात बताता हूँ कि कैसे हमारे फैसलों ने हमारे इस पर्यावरण को और ज्यादा गंदा करने का काम किया है। लेकिन इसीलिए हमें नीतियों पर ध्यान देना ही होता है। 2003 से लेके 2023 तक के बीच हमने जंगल के क्षेत्र को काफी कम कर दिया है। अब
होता यह है कि हम कुछ पौधे लगा देते हैं और उसको जंगल में गिन लेते हैं कि हमने इतना प्लांटेशन कर दिया। वो प्लांटेशन जंगल में बदलने में सेंचुरीज लगती हैं। एक पेड़ को विकसित होने में दशकों लगते हैं, जंगल बनने में तो सेंचुरीज लगती हैं, जंगल काटने में कुछ मिनट लगते हैं। अगर इन चीजों को हम नहीं देखेंगे और हम कहेंगे हमने प्लांटेशन कर दिया होगा, वो प्लांटेशन उस जंगल की भरपाई नहीं कर सकता जिसको हमने काट गिराया है। ये सवाल है जिसकी वजह से हमारी रेटिंग वहां पहुंची है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो द लांसेट काउंटडाउन नाम से एक पर्यावरण के अध्ययन करने वाली एक रिपोर्ट है, 2025 की एक दूसरी रिपोर्ट है। ये बताती है कि भारत में एक साल के भीतर अकेले हवा में मौजूद एक बारीक कण होते हैं जिनको आप देखते होंगे कि पॉल्यूशन वगैरह पे बात करने वाले बहुत सारे लोग और बहुत सारे पत्रकार भी इसका पीएम कहते हैं, PM 2.5 को बहुत कहते हैं। एक बारीक कण है जो हवा में होता है और ये माना जाता है कि फेफड़ों वगैरह के लिए बहुत ही हानिकारक है। जब हम वाहनों वगैरह के सुधार की बात करते हैं तो उसमें इस कण को सबसे ज़्यादा कम करने का लक्ष्य है। पर्यावरण से संबंधित हर बात में ये चीज़ आती है, PM 2.5। तो ये PM जो है ये है पर्टिकुलेट मैटर, अंग्रेजी में इसको कहते हैं, पर्टिकुलेट मैटर है ये जो छोटा कण है। ये लैंसेट काउंटडाउन की जो रिपोर्ट है 2025 की, तो उसके अनुसार हमारे देश में 17,20,000 लोगों की इसकी वजह से मौत हुई है एक साल में। 1,17,00,000 तो नहीं, लेकिन 17 लाख क्या कोई कम संख्या है? इतने लोगों की अगर इस वजह से मौत हो रही है, 2010 के मुकाबले ये आंकड़ा 38% बढ़ गया है। इसलिए खतरनाक है, इसलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है। यानी हम बेहतर की ओर नहीं जा रहे हैं। 2010 में आंकड़ा जहां था उससे हम 38% आगे बढ़ गए हैं लोगों की मृत्यु का आंकड़ा। शिकागो यूनिवर्सिटी में एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट है, उसका अध्ययन कहता है कि दिल्ली में रहने वाला औसत आदमी अपनी जिंदगी के 8.2 साल सिर्फ इस जहरीली हवा की वजह से गंवा रहा है। यानी अगर आपकी 70 साल उम्र है तो आप ये मानिए कि 61.8 साल ही आप जी पाएंगे। अगर आपकी 50 है तो उसी हिसाब से प्रोपोर्शनेटली आप कम कर लें, तो आप अपने जीवन के 8 साल से ज़्यादा दिल्ली में अगर रह रहे हैं, और हम जानते हैं दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से है। दिल्ली और उसके सारे सैटेलाइट टाउन, गुड़गांव, नोएडा, ये सब लोग जिस वायु प्रदूषण को जन्म दे रहे हैं उससे हमारी औसत उम्र में भारी फर्क आ रहा है। ये कोई छोटा अंक नहीं है। 8 साल आपकी उम्र में से ले लेना। बिहार में ये 5.6 है, हरियाणा में 5.3 है, उत्तर प्रदेश में 5 है साल। ये प्रदूषण की वजह से 8 साल, 5.6, 5.3 और 5 साल, ये इन इलाकों में जो दिल्ली, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश है, इसमें लोगों की उम्र घट रही है। तो जो हमने कहा कि हम अकेले देश हैं दुनिया में जिसमें हमारी जो औसत ऊंचाई है, हाइट जो मनुष्य के बढ़ने का जो दर है, चीन वगैरह जो बौने देश कहलाते थे वहाँ आंकड़ा बदल गया है। वहाँ अब लंबे लोग पैदा हो रहे हैं, लोग लंबे हो रहे हैं। औसतन उनकी हाइट जो पहले बहुत कम थी और आज़ादी से पहले वो हमसे बहुत ज़्यादा बौने थे, उन सब में उनके फ़र्क आ गया है। और हमारे यहाँ ये फ़र्क उल्टा हो रहा है, अकेले हमारे यहाँ। 2019 में हमारी सरकार ने बड़ा दावा किया कि हम अपनी वायु प्रदूषण जो है इसको कम करेंगे और 2026 तक इसको हम 40% घटा देंगे। लेकिन अध्ययन बताते हैं कि इसमें कोई प्रगति लगभग नहीं हुई है, बल्कि प्रदूषण कई जगह से बढ़ने की खबरें आई हैं। ऐसे लक्ष्य उसी तरह से आए जैसे हम स्मार्ट सिटी बना रहे थे, जिस योजना को ही हमने फिर भंग कर दिया, उसी तरह से इस योजना का भी अब कहीं अता पता नहीं है, इस घोषणा का कहीं अता पता नहीं है। अब ये होता क्यों है और बढ़ क्यों रहा है? दुनिया भर में कोयले से बिजली बनाने का काम अब कम किया जा रहा है, सब कम कर रहे हैं। भारत में हमने ये फैसला किया है, मोदी जी के ज़माने में फैसला किया है कि हम कोयले की खदानों को सरकारी जो करते थे अलॉटमेंट्स और बिजली के लिए इस्तेमाल करते थे, उसके अलावा अब हमने इसे प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़े पैमाने पर खोल दिया है। और कोयला से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण से सबसे ज़्यादा हिस्सा हमारे इस हवा के प्रदूषण में फैलता है। जो फैसले कुछ हुए हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, 2020 में जून के महीने में खुद प्रधानमंत्री ने वाणिज्यिक कोयला खनन की नीलामी की शुरुआत कर दी। यानी जो हमारा कमर्शियल पर्पस से कोयला खनन के लिए फैसले होते हैं, कमर्शियल कोल माइनिंग, इसमें निजी कंपनियां अपने इस्तेमाल के लिए कोयला निकाल सकती थी, अब उन्हें खुला बाजार मिल गया।
कि वो इसको बेच भी सकती हैं, वो निकाल रही हैं, बेच रही हैं और मुनाफा कमा रही हैं और हमारे लिए हवा में जहर घोल रही हैं। इसमें एक और भयानक बात हुई है, 2025 में जब ये नीलामी वगैरह हुआ, 14वां इसका दौर आया, तो इसमें अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के जो पायलट प्रोजेक्ट थे, जिनको पर्यावरणीय मंजूरी देते समय कुछ उसमें नियम कायदे लगाए गए थे कि कम इस तरह के कणों का उत्सर्जन कर सकें, लेकिन हमने उसमें ढील दे दी। अब एनवायरमेंटल क्लियरेंस में जो हम उनमें शर्तें लगाते थे कि जिससे पर्यावरण को कम प्रदूषित वो करें, अब वो हमने मंजूरी से वो हटा दिया। तो उनके लिए अब सीधे सीधे है, उनको इसकी कोई परवाह नहीं है कि इससे कितना पर्यावरण प्रदूषित होगा और देश के लोगों को इसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसीलिए वो आंकड़ा आपका 38% बढ़ गया है, लोगों के मरने का आंकड़ा। 2010 में जो आंकड़ा था और 2025 में जो आंकड़ा है, उसमें 38% की वृद्धि इसीलिए हो गई। अब आप कहेंगे कि ये आप जो कह रहे हैं उससे तो हमारे विकास की धारा ही अवरुद्ध हो जाएगी। देखिए भाई, हमें ये तो तय करना पड़ेगा कि जिंदा रहना है कि नहीं। आपको जिंदा रहना है तो आपको वैकल्पिक जो ऊर्जा के काम है उनमें कुछ ऐतिहासिक स्पीड लानी होगी और इन फैसलों में हर साल हमें कोयले के उपयोग को कम करना होगा। ये तो अपने जिंदा रहने के लिए तो हम ये तय नहीं करेंगे, तो क्या हम अपने मरने के फैसले करें? ये तो हमें प्रायोरिटीज तो ऐसे ही तय होती हैं कि आप अपनी सेहत को और विकास को बैलेंस करके चलते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि विकास करते जाएं और एक और विनाश होता चला जाए। अब दूसरी चीज, इस पर्यावरणीय प्रदूषण से मुकाबला कौन करता है? हमारे जंगल, उनको हम फेफड़े कहते हैं। अब इस पर जो रिपोर्ट है वो बहुत जरूरी है। सरकारें ये दावा करती हैं कि उन्होंने बहुत वन क्षेत्र को बहुत बड़ा विकास कर दिया है और कहती हैं कि हमने इसमें 1445 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी कर दी है। ये सरकारी आंकड़ा है। सच्चाई क्या है? लगता है कि हरियाली बढ़ रही है, लेकिन सच्चाई उससे बिल्कुल उलट। सच्चाई ये है कि हम ज्यादा जंगल काट चुके हैं। लगभग 3639 वर्ग किलोमीटर के घने जंगल को हमने काट दिया है और इसमें जो हम वृक्षारोपण कर रहे हैं उनके जंगल बनने में कम से कम 200 साल लगेंगे। तो जब वो जंगल नहीं है, सिर्फ पौधे हैं, तो हम उनसे जंगल का रिजल्ट नहीं ले सकते। यानी हमारे पास फेफड़े जो थे वो तो हमने काट के निकाल दिए और उनकी जगह हमने कुछ आर्टिफिशियल अरेंजमेंट किया जो फेफड़े नहीं बन पाए हैं और उनको बनने में अभी 150-200 साल लगेंगे। तो एक जंगल के बनने की जो प्रोसेस है, एक पेड़ बनने की जो प्रोसेस है, उसकी जो उम्र है, अगर ये हम कंसीडर नहीं करेंगे और हम ये मान लेंगे कि हमने सब ठीक कर लिया है और हमारा सब बेहतर है, तो फिर आंकड़े ऐसे ही आएंगे और आंकड़े ऐसे ही आ रहे हैं। हो ये रहा है कि ज़्यादातर राज्य सरकारों में इस तरह के हल्ले गुल्ले होते हैं कि हमने इतने मिलियन पेड़ लगा दिए और इसमें सब में बहुत आंकड़े की भी बाजीगरी होती है और हम उनमें से पाते हैं कि असंख्य तो जीवित ही नहीं रह जाते। इनमें जीवित न रह जाने की जो घोषणाएं होती हैं और जो जीवित बचते हैं वो संख्या 10% भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऐसे कई बार इस तरह की घोषणाएं हुई कि आज और पूरे प्रदेश में पता चला कि वन विभाग जो है तमाम मंत्री लोग उद्घाटन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, वो भी एक पौधा लगा रहे हैं और पूरा दिन भर प्रचार हो रहा है। अगले दिन फिर खबरें जिलों जिलों से आ रही हैं कि उनमें से तमाम तो कोई गाय चर गई, कोई गिर गया, किसी पे कोई चढ़ गया, कोई सुरक्षा नहीं और फिर मतलब हफ्ते भर में ही वो उनकी संख्या में एक बहुत बड़ी संख्या गायब हो चुकी होती है और बहुत सारे उसमें फिर पानी की सिंचाई और अन्य चीज़ों की अनुपस्थिति में ख़त्म हो जाते हैं। जंगल जो होता है वो एक कंप्लीट चीज़ होता है जिसमें झाड़ियाँ होती हैं, तरह तरह की नई वनस्पतियाँ होती हैं, बेलें होती हैं, बड़े पेड़ होते हैं, पुराने पेड़ होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, ज़मीन के नीचे का इकोलॉजिकल सिस्टम होता है, पानी वानी का आसपास सिस्टम उससे जुड़ा हुआ होता है, तब वो जाके जंगल बनता है। पेड़ अकेला वो चीज़ नहीं हो सकता और पेड़ इतनी जल्दी पेड़ होता नहीं है, पौधा होता है। हमारा जो पूर्वोत्तर भारत है सबसे हरा भरा इलाका था एक ज़माने में, वहाँ 327 वर्ग किलोमीटर की कमी आ गई है जंगल के आच्छादित क्षेत्र। पश्चिमी घाट के संवेदनशील इलाकों में पिछले 10 साल में 58 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा का जंगल कम हुआ है। ये वही पश्चिमी घाट है जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर बताया था। यही हिमालयी राज्यों का, नॉर्थ ईस्ट का और अंडमान की कहानी है। जहाँ जंगल सबसे ज़रूरी है वहाँ वो सबसे तेज़ी से घट रहे हैं।
हसदेव के जंगल की बात छत्तीसगढ़ में आप सुनते ही रहे हैं, जिसको अडानी को दे दिया गया और उसमें इतनी कटाई हुई है। वैसा जंगल हमारे पास मध्य भारत में कोई था ही नहीं, लेकिन हम उसे काट रहे हैं और बहुत बेदर्दी से काट रहे हैं। जंगल काटने की परमिशन सरकार क्यों देना चाहती? सरकार की इसमें क्या रुचि है? सरकार किसके लिए है? ये फेफड़े जो देश के हैं, सबके हैं, हमारे आपके जीवन के लिए हैं। सरकार उनको काट के किसकी जेब का मुनाफा भरना चाहती है? किसकी तिजोरी भरने के लिए उसकी ये रुचि है? सवाल पैदा होता है कि आप सोचिए, जैसा मैं बता रहा था कि एक पेड़ को पेड़ बनने में दशकों लगते हैं और काटने में 10 दिन, और 10 लाख पेड़ खतरे में है हसदेव। इन इलाकों में रहने वाली गोंड, उरांव और दूसरी आदिवासी आबादियां, हम इन आदिवासियों को वहां से बेदखल करते हैं, गोली चलाते हैं उन पर, पुलिस लगाते हैं और लाठी चार्ज करते हैं, उनके घर तोड़ देते हैं बुलडोजर से, भगाते हैं उन्हें जानवरों की तरह। जैसे जानवर खाली कराए जाते हैं वैसे हम इन इंसानों को भी खाली करते हैं, जो सैकड़ों के हजारों साल से इन जंगलों में बसे और रह रहे थे। अब इससे होने वाले फायदे जो हैं उद्योगपतियों के यहाँ, जैसे इस मामले में अडानी के पास जा रहे हैं, अब वो कितने समाज के पास लौटेंगे, ये हमेशा एक बड़ा प्रश्न है और प्रश्नवाचक प्रश्न और बड़ा होता चला जा रहा है। इन फैसलों पे बड़े आरोप हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम सभा की सहमति फर्जी बनाई गई थी, इनमें दस्तखत फर्जी थे, ये सरकारी तौर पर बदमाशी की गई है, गलत डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं, इसमें अधिकारी शामिल हैं, लेकिन उनकी कौन सुनने वाला है? सिर्फ हसदेव का ही मामला नहीं है, कुछ और फैसले हुए हैं जो सब डराने वाले हैं। जैसे ग्रेट निकोबार वाला जो फैसला है, इसमें 130.75 वर्ग किलोमीटर भूमि को स्टेज 1 की मंजूरी मिल गई है। इसमें हवाई अड्डा, बंदरगाह, बिजली और टाउनशिप डेवलप करने की योजना है। हमने बहुत समय तक अंडमान निकोबार को नहीं छेड़ा। वहाँ एक आदिवासी जाति भी रहती है जो बिल्कुल दुनिया से बिल्कुल अलग है, और हमने अभी तक उसको नहीं किया था, लेकिन अब हमने फैसला ले लिया है। इसमें भी अडानी साहब का नाम है। भारत दुनिया में शायद इकलौता ऐसा देश है जिसके ऊपर कहते हैं कि एक पोल्यूशन की एक भूरी चादर छाई हुई है। जब आप अंतरिक्ष से या हवाई जहाज में ऊपर होते हैं 40,000 फीट, 50,000 फीट, तो आप उस चादर को देख पाते हैं, और या अंतरिक्ष में होते हैं तो वहाँ से देख पाते हैं कि भारत के ऊपर एक भूरी चादर सी छाई हुई। इतना प्रदूषण हम रेगुलर हमारे ऊपर है, जिसका हम निदान करने का कोई काम अभी हमने हाथ में नहीं लिया है। तो जंगल, नदी, समुद्र, खाने, वैकल्पिक ऊर्जा, विकास, इन सब में अगर संतुलन हम नहीं करेंगे और हम हमेशा ये सोचते रहेंगे कि ये चीज़ें अपने आप सेटल हो जाएंगी, जलवायु परिवर्तन के जो दोष हमारे सामने चैलेंज के तौर पर आ रहे हैं, अगर उनके लिए हम कोई तैयारी नहीं करेंगे तो हम ऐसे ही दुनिया की लिस्ट में तलहटी में पहुंच चुके हैं, और अब उसके नीचे जाने की गुंजाइश ही नहीं बची। और सिर्फ ये कह देने से कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, ठीक से आकलन नहीं हुआ है, हम अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते, और दुनिया के सामने इस बात को ये जाने से भी नहीं बच सकते कि हमारे देश में सांस लेने लायक हवा नहीं बची। इतना ही। इस तरह के विषय भी हम लोग उठाते रहते हैं, फिर उठाएंगे। धन्यवाद।